अबे स्लो मोशन क्या हुआ तेरा बे? ये अजय मूवी पूरा का पूरा 15 ओवर टुकु टुकु करते रहेंगे। अपने को बैटिंग नहीं मिलने वाली। जब मैंने बोला था सबको 2-2 ओवर लिमिट है, तब रात में तू चढ़ गया था ना मेरे पर। हाँ चल अब कान मत खा। शोएब लौकर यार, अरे लौकर दे। अबे ढक्कन बॉल दे रहा है अभी। अबे उधर क्या देख रहा है, बॉल उठाना। आरडीमार्ग पोलीस ठाण्याचे पीआय अजित वाघ आणि पीएसआय मुकेश जोशी भूषणवाडी पोहोचले आहेत. सर लेडीज बॉडी है, टुकड़े के लिए और सर बदन में कोई कपड़ा भी नहीं। साहब मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था अपनी बाइक पर, तभी इन बच्चों ने बताया। मैंने देखा और फिर आप लोगों को खबर। सबसे पहले किसने देखा था? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? राजू। मैं वहाँ वो बॉल लेने गया था और वो पिशवी में से खून आ रहा था। तुमने या तुम में से किसी ने किसी को आते जाते देखा या वो प्लास्टिक की थैली फेंकते हुए देखा? ऑटो रिक्शा। ऑटो में से कोई उतरा था? हाँ एक आदमी था, ऑटो से उतरा, वो थैली वहाँ फेंका और वापस ऑटो में बैठ के चला गया। मेरी नज़र बॉल पे थी ना सर, इसलिए मैं उस आदमी को ठीक से देख नहीं पाया। बेटा कुछ तो याद होगा, हाइट या उम्र या फिर क्या पहना था? नहीं सर, कुछ देख नहीं पाया। हाँ लेकिन ऑटो का नंबर याद है। वेरी गुड बेटा, क्या नंबर था ऑटो का? MH 48 AX 40R1। वेरी गुड राजू, ऑटो का नंबर याद रख के तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं जाऊं सर? जा, लेकिन फिर से तुझसे बात करनी हो। कहाँ रहता है, अपना एड्रेस दे दे। एक औरत की सरकटी लाश पाई गई जिसके दोनों हाथ और पैर अलग कर दिए गए थे। हत्यारे को बहुत बड़ी और एक आम गलतफहमी थी कि इससे वो कानून के हाथों को अपने गिरेबान तक पहुंचने से रोक पाएगा। हत्यारे की ये अमानवीयता इशारा कर रही थी उसके मानसिक असंतुलन की तरफ, और अब सिर्फ एक संतुलित तहकीकात ही इस ब्लाइंड केस को रोशनी में ला सकती थी। इस जुर्म के टुकड़े और चिथड़े जोड़ जोड़कर इस जुर्म के क्यों, कौन और कैसे, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे। MH 42X वसई का रजिस्ट्रेशन, आरटीओ को इन्फॉर्म कर दिया है, रिक्शा ओनर की डिटेल्स जल्दी मिल जाएगी। ये जो बच्चा है राजू, बहादुर बच्चा, उम्मीद करते हैं इसने रिक्शा का नंबर देखने में गलती ना की। सर भूषणवाड़ी का कचरा डंप जहाँ टॉर्सो मिला था, हमारी टीम ने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पूरे जोन की सभी पुलिस टीम्स बाकी के बॉडी पार्ट्स ढूंढ रही हैं। अपने वसे में जितनी भी औरतों की मिसिंग कंप्लेंट्स हैं, सारी फाइल्स निकलवाओ। सर डेथ कितने बजे हुई हो? बॉडी के मिलने से 3-4 घंटे पहले, यानी दोपहर के 1 से 2:30 के बीच। विक्टिम की एज क्या होगी? एज लगभग 30 से 35 के बीच है और मरने से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी। रेप? नो, फोर्थ सेक्स के फिजिकल निशान नहीं, ना ही प्राइवेट पार्ट्स पर और ना ही टॉर्सो पर। और कुछ? हाँ, विक्टिम के पेट पर तिल है।
ये बर्थ मार्क लगता है, शायद आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो। और हाँ, ब्लड ग्रुप। विक्टिम का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। विवेक, राजेश ने खिचड़ी बनाई है, खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं यार, तुम लोग खा लो। क्लिनिक से लौटते वक्त मैंने रास्ते में सूप पी लिया था, अब तो दवाई भी ले ली है, नींद आ रही है। ठीक है। नाज, जरा देख तो किसका फोन है। हेलो, पुलिस। पुलिस? कौन थी वो औरत सलीम? औरत? कौन सी औरत साहब? जिसका तूने मर्डर किया, वो औरत। मर्डर? क्या बोल रहे हो साहब? मैंने किसी का मर्डर वर्डर नहीं किया है साहब। मर्डर किया सलीम, उसके बाद उसका सर, हाथ और पैर काट कर अलग किए। वो कटे हुए हिस्से का है। कुछ तो भी बोल रहे हो साहब। साहब, मेरे को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। यही था सर। फर्स्ट गियर में पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बता दे, वरना अगर मैंने गियर बदला ना तो फिर ना एक्सेलरेटर रुकेगा ना ब्रेक लगेगा। साहब, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मुश्किल से तो अपने बच्चों के लिए रोटी कमा पाता हूँ। मैं ये मर्डर वर्डर के लिए कैसे सोच पाऊंगा साहब, बताओ आप। कल शाम को लगभग 4:30 बजे तू और तेरा साथीदार भूषणवाड़ी के ग्राउंड में गए और तुमने वहां एक औरत की लाश को फेंका। ये क्या बोल रहे हो साहब? उस लाश का सर, दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर तुमने अलग कर दिए। नहीं साहब, नहीं। वो कटे हुए हिस्से कहाँ फेंके बता दे सर। चल, तेरा मीटर डाउन हो चुका है। सुनो जी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाओ, खून के ट्रेसेस लेने के लिए बोलो। कल शाम को भूषणबाड़ी के लिए एक भाड़ा मिला था साहब, मैं उसको लेके भी गया, लेकिन उस आदमी को मैं जानता नहीं हूँ साहब। सर, इसके ऑटो से खून के डब्बे मिले, फॉरेंसिक टीम ऑन द वे। बोल सलीम, क्या करूं तेरे साथ? स्टार्ट करूं, स्पार्क प्लग छेड़ूं तेरा, या इंजन निकाल के अलग कर दूं? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो रोज की तरह भाड़ा था, मैंने उठाया साहब। उसने कहा कि भूषणबाड़ी तक ले चल, मैं लेके गया साहब। फिर वो ऑटो से उतरा और कचरे में कुछ फेंका साहब, फिर आके बोला कि वसई नाका तक छोड़ दे। नाम क्या है उसका? रहता कहाँ है? वो सब नहीं मालूम साहब, दिन में 25 भाड़ा उठाता हूँ, आज तक किसी का नाम पता नहीं पूछा साहब। सलीम, ये कोई आम भाड़ा नहीं था। तेरे ऑटो में एक औरत की बॉडी पार्सल हुई, उसको कचरे में फेंका गया। अब तू बता, मर्डर कैसे हुआ और कहाँ हुआ? उस औरत का नाम क्या है और उस आदमी का नाम क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, वो सिर्फ मेरे लिए एक भाड़ा था। उसने हाथ दिखाया साहब, मैंने रोक दिया। उसके बाद उसके साथ कोई बात नहीं हुई साहब। भाड़ा कहाँ से हुआ? वसई तालाब के पास से साहब। उस आदमी ने बोला भूषणबाड़ी। भूषणबाड़ी जाओगे? हाँ जी, आइए। और फिर मैं उसको भूषणबाड़ी तक ले गया। फिर वो बोला वसई नाका तक ले चल। वसई नाका छोड़ दे मुझे। मैंने उसको वसई नाका तक छोड़ा। मुझे रत्ती भर भी नहीं मालूम साहब कि वो कौन था, क्या फेंका था। तेरा ऑटो अब हमारे ताबे में रहेगा, और जब तक हम ना करें तू वसई से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साहब। और हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया ढंग से बताएगा। ये कैसे हो सकता है साहब? मैं 25 भाड़ा उठाता हूँ दिन में साहब, किस किस का चेहरा पट्टी याद रखूंगा। जुर्म के बाद तेरी ऑटो का इस्तेमाल हुआ था। तुझ पे भी शक है हमको कि तू भागीदार है उस खूनी का, इसलिए दिमाग पर जोर डाल और जो भी याद है फटाफट बता दे। ज्यादा शाना मत बन, समझा?
लगता कि ये वो है जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। साहब मेरे को जो भी याद था मैंने बोला साहब, लेकिन खुदा कसम मुझे उस आदमी का चेहरा ठीक से याद ही नहीं है। अपने खबरियों से कहो कि वसई नाका और वसई तालाब इलाके से इस आदमी की खबर निकाले। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये आदमी इस इलाके का है। क्यों सर? जोशी, जो आदमी किसी औरत का सर अलग कर सकता है, हाथ पैर अलग कर सकता है, वो बड़ा चालाक है। वो पूरी प्लानिंग से सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा आदमी लाश को उस इलाके में नहीं फेंकेगा जहां वो रहता है या फिर जहां उसने कत्ल किया। पॉसिबल है सर। सर और हाथ पैर के लिए हमारी टीम ने पूरा भूषणवाड़ी का मैदान और आसपास का कचरा डंप अच्छे से स्कैन किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लगेगा भी नहीं, क्योंकि शायद वहां है ही नहीं। अगर वहीं फेंकना होता तो सर और हाथ पैर अलग क्यों करता? और मुझे नहीं लगता कि ये स्केच भी हमारी कोई खास मदद करे। सर जोन के पुलिस स्टेशंस की जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं उसमें से कोई भी इस प्रोफाइल के साथ मैच नहीं करती। ये किलर या मुजरिम जो भी है, इसे लगता है इसने बड़ा परफेक्ट क्राइम किया और ये बड़ी आराम से अपने बिल में बैठा। अश्विन, ये तीनों ऑर्डर्स की डिलीवरी आज ही हो जानी चाहिए, जो भी टाइम लगे लगने दो। सर अभी तक तो फैक्ट्री से ही माल डिलीवर नहीं हुआ है, लगता है इस बार काफी लेट हो जाएगा। होने दो, 2 हफ्तों से ये डिलीवरीज पेंडिंग है और इस हफ्ते कम से कम 1 डजन नए ऑर्डर्स और हैं। यस सर, जानता हूँ। सर आप एक बार फैक्ट्री में फोन लगाइए ना, दरअसल आजकल माल की डिलीवरी बहुत स्लो हो रही है। करता हूँ फोन। जो ब्लड सैंपल हमने ऑटो रिक्शा से कलेक्ट किए थे वही ब्लड ग्रुप पाए हुए धड़ के ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है। ए पॉजिटिव? जी हाँ, ए पॉजिटिव। 2 दिन पहले एक डंपिंग ग्राउंड में एक बिना सर और बिना हाथ पैर की फीमेल बॉडी पाई गई। पोस्टमार्टम से पता चला कि औरत लगभग 30 साल के आसपास की थी। कत्ल से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी और औरत के पेट पर एक तिल भी पाया गया। लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर में इतनी सी जानकारी के बल पर विक्टिम की पहचान कैसे हो पाती? जोशी काल एक मिसिंग कंप्लेंट डाली है। 32 साल की औरत है। कब से मिसिंग है? 15 अक्टूबर। 15 तारीख को हमें एक औरत का धड़ मिला था। जो औरत मिसिंग है उसका नाम राधा हेगड़े है, नाला सुपारा की रहने वाली है। हमें उस औरत की फोटो और रिश्तेदारों की डिटेल्स जल्दी भेजो। संजीव, राधा मिली क्या उन्हें? नहीं पापा, दीदी के बारे में ऐसा कुछ तो नहीं बोला, सिर्फ कहा कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। पूजा बेटा, मम्मी आ जाएगी। पर नानी मम्मी कहाँ है? 3 दिन से घर नहीं आई, फोन भी नहीं किया। मम्मी ऐसा कभी नहीं करती। किसी काम में अटक गई होगी। मामा और नाना जी उसे लेकर ही आएंगे। सर मेरी बेटी कहाँ है? अरविंद जी, हम अभी श्योर नहीं। लेकिन सर आपने हमें यहाँ बुलाया, वो भी सामने से, क्यों? राधा हेगड़े घर से कब गई थी? सर राधा दीदी हमारे साथ नहीं रहती, उसका अपना फ्लैट है जहाँ वो अपनी बेटी पूजा के साथ रहती है। 15 तारीख की सुबह दीदी रोज की तरह घर से काम पे निकली थी। सर रोज मेरी बेटी राधा मेरी नवासी पूजा को स्कूल ड्रॉप करते हुए काम पर जाती है और स्कूल के बाद पूजा हमारे घर पर आ जाती है, खाना वगैरह खाती है और होमवर्क करती है और शाम को राधा काम से लौटते वक्त पूजा को अपने घर ले जाती है। लेकिन सर 15 तारीख को दीदी ऑफिस से घर लौटी ही नहीं। हम लोगों ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कहाँ सर्विस करती हैं? इंटीरियर डेकोरेटर है मेरी बेटी, एक इंटीरियर डिजाइनर के ऑफिस में काम करती है। सर आप लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको क्या मालूम हुआ है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग श्योर नहीं हैं, लेकिन हमें कुछ मिला है। अरविंद जी, दरअसल हमें एक फीमेल बॉडी का धड़ मिला जिसके हाथ, सर और पैर काटकर अलग कर दिए गए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी राधा है? देखिए, आपने मिसिंग कंप्लेंट में जो राधा के बारे में डिटेल्स दी हैं वो लगभग इससे मैच करती हैं। क्या एक बार देखकर आप बता सकते हैं कि यह धड़ वाकई राधा का है या नहीं? मैं मानता हूं कि इस कंडीशन में धड़ को पहचानना लगभग नामुमकिन है, लेकिन धड़ के पेट पर यहां एक तिल है जो कि बर्थमार्क सा लगता है। बाय बेटा। बाय नाना, बाय नानी। चलो मामे चलो।
संजीव, राधा का ब्लड ग्रुप क्या था? सर ए पॉजिटिव। और सर ये मेरी दीदी ही है। दीदी को ये बर्थ मार्क था, लेकिन सर ये किसने की? दीदी का सर कहाँ है, बाकी बॉडी के हिस्से कहाँ है? नानी, नाना ने क्या कहा? मम्मी मिली क्या? नानी बोलो ना। नानी बोलो ना, मम्मी मिली क्या? हाँ हाँ, आज कल की बात तो करना ही मत। आज ही मुझे सारी डोमेस्टिक डिलीवरीज चाहिए। अरे समझा करो, अकेले मुंबई की 16 डिलीवरीज पेंडिंग है और ऊपर से सैटरडे को वो नाइजीरिया वाला एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो भी तो भेजना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू फास्ट। या ओके। संजीव, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो धड़ हमें मिला है वो आपकी बहन राधा हेगड़े का है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। राधा का फोन नंबर दे सकते हैं? What? Oh my God! पर ये कैसे हो सकता है? शालिनी जी, जो इनिशियल साइंस हैं, जैसे कि एज, पेट पर तिल, जो राधा के बाद संजीव ने आइडेंटिफाई किए और सेम ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, सब इशारा कर रहे हैं कि ये धड़ शायद राधा का हो सकता है। Oh my God! शालिनी जी, 15 अक्टूबर को राधा ऑफिस आई थी क्या? Yes, of course. इनफैक्ट 15 को तो उसने हाफ डे ले लिया था। हाय शालिनी। हाय राधा, कम इन। शालिनी, क्या आज मुझे हाफ डे मिल सकता है प्लीज? हाँ, पर अभी तो सिर्फ 12:15 हो रहे। मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा पर्सनल काम आ गया है, अर्जेंट। हाँ राधा, मैं समझती हूँ, पर वो पोद्दार मुझे फोन पर फोन किए जा रहे। उसे डिजाइन्स नहीं भेजे तुमने अभी तक? वो तो 1 घंटे पहले ही मेल कर दिया था। एक बार अप्रूवल आ जाए तो फौरन काम शुरू कर दूंगी। ओके, तुम जाओ, मैं संभालूंगी। थैंक यू। और फिर दूसरे दिन 16 को वो ऑफिस ही नहीं आई, तो मैं फोन पर फोन करती रही उससे। शालिनी जी, क्या राधा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था? सर देखिए, राधा मेरे साथ काम करती थी। हम दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करते थे। राधा का हस्बैंड? नितिन हेगड़े, मेरे जीजा जी 4 साल पहले चल बसे। कैसे? टीबी। तब से दीदी अपनी और पूजा की जिम्मेदारी खुद ही उठा रही थी, जॉब करने लगी थी। संजीव, कोई पुरानी दुश्मनी थी? कुछ हुआ था पिछले दिनों? मतलब इतने भयंकर तरीके से कत्ल करने के लिए क्या कारण हो सकता है? सर मुझे कोई अंदाजा नहीं, बल्कि यही सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा है कि क्यों मेरी दीदी, क्यों? सर, राधा हेगड़े के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि 15 अक्टूबर को वो रूहीनगर वसई में थी, जहां उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। जोशी, जिस आदमी ने सलीम का रिक्शा लिया था, उसको अगर हम किलर माने, तो किलर ने वसई तालाब से ऑटो पकड़ा। सर, वसई तालाब से रूहीनगर 15 मिनट का वॉक है। ये राधा का वसई का क्या कनेक्शन है? कोई रिश्तेदार, दोस्त? सर, उसके माँ बाप, भाई, बेटी, ऑफिस, सब जगह पता किया। सबका कहना है कि किसी को नहीं पता कि वो वसई क्या करने गई थी। सब कह रहे थे कि एक बहुत ही सिंपल औरत है राधा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना जोशी, कि जो सिंपल होते हैं वो कोई बात बड़ी खूबी से छुपाते नहीं है। एक काम करो, इस राधा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और हाँ जोशी, डीएनए मैचिंग का क्या हुआ? सर, उसके पेरेंट्स ब्लड सैंपलिंग के लिए गए। रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये वसई वाला राज क्रैक करना होगा। पता चला डीएनए मैच नहीं हुआ और वो धड़ किसी और ही औरत का है। फिर से हमारे इन्वेस्टिगेशन का न सर होगा न पैर। पूजा को तुम पसंद हो गए उसे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। पूजा इज अ ब्राइट गर्ल, ब्राइट एंड शार्प।
आजकल के बच्चे भी ना। पूजा, तुम्हारा फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन मेरा भी गलत नहीं है। ट्राई करके देखो। ओह माय गॉड, मैं कहाँ राउंड एंड राउंड जा रही थी। ये तो इजी सॉल्यूशन था। I told you. Actually, मैथ्स की ब्यूटी ये है। मैथमेटिक्स इज लाइक म्यूजिक, रिदम और बीट पे चलता है। पर म्यूजिक कितना कूल है और मैथ्स यू पता ही नहीं चला ये 4 साल कैसे निकल गए विवेक। उन दिनों नितिन की डेथ हुई ही थी और हमें उस सदमे से निकलने में काफी टाइम लग गया। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उस सदमे से बाहर निकली। टाइम से बेहतर मरहम नहीं है दुनिया में। मैं बता नहीं सकती मैं तुमसे मिलकर कितनी खुश हूँ विवेक। तुम सच कहते हो, टाइम सब कुछ सही कर देता है। यस। सर, इरादा हेगड़े के पिछले 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं। कोई शक करने जैसी बात नहीं नजर आ रही सिवाय एक नंबर। और क्या है इस नंबर की स्टोरी? सर, पिछले 6 महीने में से पहले के 4 महीने राधा के इस नंबर पे 44456 पे रोजाना बात होती थी। दिन में कई बारी बात हो रही थी। फोन दोनों तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से सिर्फ राधा ही इस नंबर पे फोन कर रही थी। इस नंबर से राधा को कोई कॉल नहीं आ रहा था। किसका है ये नंबर? कोई विवेक राव है सर। विवेक राव? हाँ सर, विवेक राव हमारा रिश्तेदार है। आई मीन काफी दूर का। पर सर, हमारे साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। राधा के तो थे संजीव। पिछले 6 महीने से दिन में 4-4 बार लंबी लंबी बातें हो रही थी, मैसेज एक्सचेंज हो रहे थे। काफी गहरा कांटेक्ट लगता है संजीव। क्या हुआ? पुलिस कह रही है कि राधा दीदी और विवेक राव के बीच कुछ था। विवेक? अपनी बेंगलुरु वाली पार्वती का बेटा? हाँ, पिछले काफी टाइम से हम मुंबई में सर्विस कर रहे हैं। हम लोगों से तो उसकी कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन राधा दीदी से काफी लंबी बातें होती थी। सब बोल रहे थे ओके सर, राधा का फोन रूही नगर में स्विच ऑफ हुआ। ये विवेक राव भी वहीं पे रहता है। नकुल, पोहा बना है, खाएगा? हाँ यार, दे दे। थैंक यू यार। क्या कहा डॉक्टर ने? दवाई लिख कर दी है। विवेक राव जी, हमारा रूममेट है। जी सर। राधा हेगड़े को जानते हो ना? जी सर, जानता हूँ। क्या हुआ? मर्डर, मारी गई। व्हाट? कैसे? कब? अभी पता चला। बघा सगळीकडे। सर, आप मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं सर? सर, पहले तो मुझे ये बताइए, ये कब हुआ, कैसे हुआ? एक फोन नंबर के साथ पिछले 6 महीने से राधा की लगातार बातचीत हो रही थी। फिर 15 अक्टूबर को राधा का सेलफोन यहाँ रूही नगर में ऑफ हुआ और हमें गहरा शक है कि राधा भी उसी वक्त ऑफ हुई, यहीं रूही नगर में, जहां तुम रहते हो। तुम एक्चुअली आप ये बोलना चाह रहे कि मैंने राधा... ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस सर। हाँ सर, 15 अक्टूबर को हम मिले थे। वो घर आई थी तुम्हारे? जी, क्योंकि मैं बहुत बीमार था सर। हालचाल पूछने आई थी तुम्हारा? क्यों?
सर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी करने वाले थे, और अब आप ये बोल रहे हो कि राधा इज डेड। सर मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। विवेक, तुम और राधा शादी करने वाले थे, लेकिन राधा के माँ बाप या भाई को इस बात का आइडिया ही नहीं था। ऐसा क्यों? राधा विधवा थी सर। वो पहले ये चाहती थी कि पूजा मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले एज अ फादर फिगर। उसके बाद वो पूरी दुनिया को बताने ही वाली थी कि हम शादी करने वाले हैं। हाँ, विवेक अंकल को तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। वो हमारे घर कई बार आते थे। पूजा बेटा, राधा विवेक से शादी करने वाली थी? नानी वो तो मुझे नहीं पता, मुझे विवेक अंकल अच्छे लगते हैं। मैंने एक भी फोन नहीं किया, इसका मतलब सर? 6 महीनों से तुम्हारी दो तरफा बातचीत हो रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से सिर्फ एक तरफ। सिर्फ राधा तुम्हें फोन करती थी, तुम राधा को कॉल नहीं करते थे, और पिछले 5 दिनों से राधा गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन ऐसे में भी तुमने उसको एक फोन नहीं किया। सर मैं बहुत बीमार था, और पिछले 5 दिनों से तो हालत बहुत ही खराब थी, फिर भी जैसे तैसे करके अपने ऑफिस का काम पूरा करता। अब राधा के साथ ये सब कुछ हो जाएगा, सर ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। 2 महीने विवेक, पूरे 2 महीने में तुमने उसे एक फोन नहीं किया, एक भी नहीं। सर मैं बिजी था, सेल्स मैनेजर हूं एक टेक्सटाइल फर्म में, डिलीवरीज का प्रेशर रहता है सर, और पिछले 2 महीनों में तो मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जान लेने की फुर्सत मिल गई। सर मैं क्यों मारूंगा राधा को? हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। सर मेरे अंदर जो हो रहा है वो तो आप सोच भी नहीं रहे हो सर। एक फैमिली होने वाले थे, एक दूसरे के फोन कॉल्स गिनते बैठते नहीं थे। वी वर मैच्योर सर। राधा अकेले पूजा को बड़ी कर रही थी। शी वॉज अ वर्किंग वुमन, मेरे वर्क प्रेशर्स को समझती थी सर। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था कि पूजा के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना, सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। मुझे तो अभी भी यकीन। सच बोलो साहब, मुझे उस आदमी का चेहरा याद ही नहीं है, ठीक से देखा नहीं था साहब, माफ कर दो। सर मैंने दूर से देखा था और मुझे पता नहीं कि यही था कि कोई और। जोशी, इस विवेक राव के खिलाफ एक्चुअली हमारे पास कुछ है नहीं। बस इतना पता है कि उसके और राधा के बीच कुछ था, जिसकी गवाह उसकी बेटी पूजा है, जो कि बहुत छोटी है, जो ये नहीं बता सकती कि दोस्ती थी, प्रेम था, क्या था दोनों के बीच। सर राधा अपनी फैमिली से छुपा रही थी, समझ में आता है, विधवा थी, ऊपर से विवेक उसका दूर का रिश्तेदार था। लेकिन अजीब बात यह है कि विवेक के रूममेट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बात की थी राजेश और नकुल से, लेकिन ये विवेक तो छाती ठोक के कह रहा है कि दोनों के बीच प्रेम था, शादी करने वाले थे दोनों। जोशी, कोई भी मुजरिम इतनी सफाई से ऐसा बोलेगा नहीं, जबकि शक उस पर और जा सकता है। सर हमने विवेक के घर का कोना कोना छान मारा, कहीं कुछ नहीं नजर आया। सोचा था कि अगर उसने बॉडी घर में कटिंग की होती तो कहीं ना कहीं खून के धब्बे जरूर नजर आते, या फिर घर में पेंटिंग करवाई होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ना ही घर की पेंटिंग करवाई और ना ही खून के छींटे कहीं नजर आए। लेकिन राधा का लास्ट लोकेशन रूहीनगर था, जहां उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, और ये विवेक भी वहीं पे रहता है। लेकिन वो सामने से कह तो रहा है कि 15 अक्टूबर को राधा उससे मिलने आई थी। ना वो छुपा रहा है, ना मना कर रहा है। जोशी, मुझे डाउट आ रहा है कि ये धड़ वाकई राधा का है। सर पेट पर तिल स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, सेम ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बस एक बारी डीएनए रिपोर्ट्स आ जाए। तुम सच नहीं बोल रहे हो विवेक? राधा मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं विवेक? कि तुम इतने बिजी थे कि पिछले 2 महीने तक मुझे एक फोन नहीं किया तुमने, और जब मैंने तुम्हें फोन किया तुमने एक बार भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। राधा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बिजी था। और आज तुमने क्या किया राधा? सीधे मेरे ऑफिस चली आई, सीन क्रिएट किया वहां पर। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वहां पर मेरी रेपुटेशन का, मेरी इज्जत का क्या होगा? और हमारे रिश्ते की इज्जत, उसका क्या विवेक? बताओ मुझे ऑनेस्टली, टेल मी कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? अच्छा तुम्हें ऑनेस्ट आंसर चाहिए ना, तो सुनो, मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता। क्या? क्यों?
इस तरह मुझे यूज करके नहीं फेंक सकते। मैं इंसान हूं, टिश्यू पेपर नहीं। साहिब, ये विवेक राव जिस डॉक्टर के पास जाता है ना, उसका कंपाउंडर बोला मेरे को, ये विवेक राव एक टाइम पे ना सही में बीमार था, बुखार था। और उसके ऑफिस से क्या पता चला? साहिब, उसके ऑफिस का प्यून बोला मेरे को कि ये विवेक राव ना एकदम मेहनती आदमी है, एक सेकंड भी बैठता नहीं, अक्का दिन काम काम। तो शायद हम लोग गलत गली में घुस गए, शायद उधर किसी और का हो। लेकिन राधा भी तो मिसिंग है। ये विवेक राव और राधा लवर थे ना? बोले तो बैंड भी बजने वाला था। हाँ, कह तू राधा शादी करने वाले थे। साहब, शादी तो अब भी हो रही है। क्या? ये विवेक राव शादी कर रहा है दिसंबर में। किससे? विवेक राव वेड्स जया प्रभु, दिसंबर 16, बेंगलुरु। इस विवेक राव के एक रिश्तेदार से कार्ड मिला मेरे को। बेंगलुरु की पैकिंग हो रही है? हाँ, माँ बीमार है इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, आधे घंटे में माँ की तबीयत खराब हो गई। सर, आप सीधी सीधी बात करेंगे प्लीज। आधे घंटे पहले तुम्हारी माँ से मेरी सीधी सीधी बात हुई। उस वक्त तो आवाज सुन के लगा नहीं कि उनकी तबीयत खराब है। जोशी, मुझे लगता है हमें गलतफहमी हुई हो। जरा फिर से फोन लगाओ ना मिसेस पार्वती राव। विवेक राव, बड़ी अजीब सी बात है। मतलब एक तरह से काबिल तारीफ बात है। इतनी भयानक हत्या करने के बाद तुम इतना नॉर्मल पेश आ सकते। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, मिसेस राव की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बेटा उनसे मिलने के लिए बेंगलुरु वाला है। तो मैं खूनी? अगर अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहा हूँ तो मैं खूनी? जैसे तुम्हारी माँ को भनक नहीं थी ना कि आज डिनर तुम उनके साथ करने वाले, वैसे राधा को भी ये भनक नहीं थी कि 8 महीने पहले तुम किसी जया प्रभु से एंगेजमेंट कर चुके हो और इस दिसंबर शादी करने वाले। मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है राधा। नहीं करनी? कारण जानने का हक है मुझे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही रेगुलर। मेरे माँ बाप अग्री नहीं करेंगे कि मैं अपने से बड़ी उम्र वाली विधवा से शादी करूं। बात की तुमने उनसे? हाँ। नहीं, तुमने उनसे कोई बात नहीं की। हम पिछले 2 साल से एक साथ हैं और आज अचानक तुम ये बहाना दे रहे हो। मैं बात करूंगी तुम्हारे पेरेंट्स से। लाओ मुझे दो उनका नंबर। राधा, मेरी बात सुनो। नहीं, उनका नंबर दो, अपनी मम्मी का नंबर दो मुझे। प्लीज, ऑफिस की तरह यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो। और मैं कह रहा हूं ना कि मैंने उनसे बात की है, लेकिन उनका इस रिश्ते के लिए एक बिग नो है। प्लीज। विवेक, तुम मुझे इस तरह यूज करके नहीं फेंक सकते। मैं इंसान हूँ, टिश्यू पेपर नहीं। राधा, तुम्हारे अपने आप को टिश्यू पेपर बोलने से मेरी आंखों में आंसू नहीं आने वाले। कुछ चीजें लाइफ में अचानक से हो जाती है। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारे झूठ को चुपचाप मान लूं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं राधा। फिर जया क्या है? सच या झूठ? पता नहीं उसे कहां से पता चल गया था कि मेरी जया से शादी होने वाली है। जानने तक तो ठीक था, लेकिन वो तो मेरी शादी तोड़ना चाहती थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा जया को फोन करके बोल देती हूँ कि जो आदमी तुमसे शादी करने वाला है वो पिछले 2 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में। देखो 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 राधा, ऐसा कुछ मत करो प्लीज। हमारे बीच जो कुछ भी था अच्छा था, सुंदर था, उसे बिगाड़ो मत प्लीज। सुंदर तुम्हारे लिए था विवेक, और सुंदर तब तक था जब तक तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया तुमने, यहां तक मेरे बेटी के इमोशंस के साथ भी खेला तुमने। देखो राधा प्लीज, पूजा को बीच में मत लाओ। पूजा के साथ मेरी दोस्ती असली है। और मेरे साथ जो रिश्ता था वो नकली था। क्यों किया ऐसा विवेक? मुझ में क्या कमी थी
जो मुझसे शादी का वादा करके तुम किसी और से शादी कर रहे हो। मुझे ठुकरा रहे हो विवेक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन मानो, मेरा प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करता हूं और पूजा के साथ भी मेरा लगाव वैसा ही है। इनफैक्ट तुम दोनों तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। हमें हिस्सा ना बनाओ विवेक, हमें जिंदगी बनाओ जैसे तुम हमारी जिंदगी हो। हमें छोड़कर मत जाओ विवेक, मत जाओ हमें छोड़कर। नितिन के जाने के बाद मैं तो जैसे मर चुकी थी, तुम ही ने तो मुझ में जान डाल दी। अब मेरी जान ना लो विवेक, जान ना लो मेरी। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कभी नहीं। I love you. I really love you. अब ये रोना बंद करो, एकदम से बंद, और एक प्यारी वाली स्माइल दो। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए गीजर ऑन कर दो। बुखार उतर रहा है तो फ्रेश हो जाता हूं। फिर बाहर घूमने चलते हैं। सच? बाथरूम में बैठकर राधा के टुकड़े कर दिए? हाँ सर। सर, हाथ और पैर कहाँ ठिकाने लगा है? यहीं पास में। ले चलो। मैं लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? विवेक राधा से शादी नहीं करना चाहता था। राधा ने उसको धमकी दी थी कि वो उसका भांडा फोड़ देगी उसकी होने वाली पत्नी के सामने। तो उसने दीदी को मार डाला, उनके टुकड़े कर दिए। सर और पैर हमने बरामद कर लिए हैं, काफी डिकम्पोज हो चुके हैं, हाथ मिलने अभी बाकी है। राधा के परिवार वाले गहरे शौक में हैं और विवेक के दोस्त नकुल और राजेश भी। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कत्ल की शाम, रात, अगले दिन, उसके बाद के सभी दिन, सभी रातें उन्हें विवेक के बारे में कुछ भी असंतुलित महसूस नहीं हुआ। बरामद हुए धड़, सर और पैरों का डीएनए राधा के पेरेंट्स के डीएनए से मैच हो चुका है। वो बॉडी पार्ट्स राधा हेगड़े की थी। इतना भयानक मर्डर करने के तुरंत बाद भी विवेक अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से बसर करता रहा, काम मन लगाकर करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राधा ने अपनी जिंदगी में आए इस धोखे और फरेब के इमोशनल भूचाल को अपने ही अंदर दबाए रखा और समाधान के तौर पर उसने विवेक को धमकी दी कि वो उसकी होने वाली शादी को बर्बाद कर देगी अगर वो उनके प्रेम के रिश्ते को बर्बाद करेगा, जिसकी वजह से विवेक ने उसे जान से मार डाला। राधा और विवेक का ये रिश्ता, ये अनबन सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित थी। यहां तक कि उनके सबसे करीबी लोग भी इस रिश्ते से अनजान थे और शायद इस कत्ल से भी सारी दुनिया अनजान ही रह जाती। पर क्राइम नेवर पेस, और परफेक्ट क्राइम वो तो कभी होता ही नहीं। अगर राधा के परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता होता तो वो दखल दे सकते थे। वो राधा को समझा सकते थे कि विवेक के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। अगर विवेक को सच्चा गहरा रिश्ता चाहिए ही नहीं। इस कदर भावुक होकर असंतुलित होना, विवेक को धमकाना राधा के लिए जानलेवा साबित हो गया। विवेक ने जो किया वो भयंकर था, एक असंतुलित मस्तिष्क की विकृति थी। अपने अफेयर के राज को अपने पेरेंट्स, होने वाली पत्नी और दोस्तों से छुपाए रखने की फिराक में विवेक राधा की लाश बिछाकर उस पर से गुजरने को राजी हो गया। लेकिन असंतुलन और गहरा होता गया और उसके बिखरते टूटे दिमाग ने राधा के शरीर के टुकड़े कर दिए। मानसिक संतुलन के कांटे को ऐन वक्त पर भी सीधा किया जा सकता था। अगर राधा ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपनी सहेली, अपनी माँ या किसी भी करीबी से बात की होती तो एक बेटी को अपनी माँ को खोने की जरूरत नहीं पड़ती, एक परिवार को अपनी बेटी नहीं खोनी पड़ती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।